हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है सुनंदन गुप्ता। तो जैसे कि मैंने 2010 से लेके 2023 तक जितने भी एग्जाम पेपर आए हैं, तो उसमें सारे के सारे जो ना जेके बॉस के ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से क्वेश्चन हम करेंगे। तो एटलीस्ट हमारे 70 में से 60 प्लस मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे जो लगा है और जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन कौन से हैं। तो ठीक है, आज उसके ही लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये लेके आया हूँ कि आपने पढ़ना कैसे है। तो देखिए ज़रा, आपके ना कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है और थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की, मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड का, वो 70 मार्क्स का होगा। अच्छा, और टाइम आपको कितना दिया होगा? 3 घंटे का पेपर होगा। और मैक्सिमम मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आपने पढ़ा होगा ना अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए होंगे, तो 2.5 घंटे नहीं लगाओगे फिजिक्स के पेपर में, 2.5 घंटे में पूरा पेपर करके आओगे 70 से 70 नंबर का। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पहला यूनिट है जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको वो कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। तो इसका मतलब लॉन्ग आंसर यहाँ से बनेगा ही बनेगा। दूसरा आपका यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो लॉन्ग आंसर यहाँ से भी बनेगा। तीसरा यूनिट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इधर से भी लॉन्ग आंसर बनेगा। एक बात, हाँ, कॉपी पेन अपने साथ में रखो और लिखते जाओ। और अगर वीडियो आपको तेज लग रही है, वीडियो में इसलिए फास्ट बना रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और आपको जहां से लगता है आपको कुछ छूट जाता है, तो वीडियो को पास करके 10 सेकंड पीछे करके फिर से देख लीजिए और कॉपी पेन पे ना नोट करते जाइए। ठीक है। थर्ड यूनिट में से भी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में से भी आपको 8 मार्क्स का ये यूनिट है, तो इसमें से भी लॉन्ग आंसर आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी 8 मार्क्स का है, तो इसमें से भी लॉन्ग आंसर बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से कोई लॉन्ग आंसर नहीं बनेगा। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का है, तो इसमें से लॉन्ग आंसर बनेगा ही बनेगा। और न्यूमेरिकल भी इसमें से देखने को मिलता है। ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया पहला यूनिट, और ये थर्ड यूनिट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो ये आपको दिख रहे हैं ना, 8 7 8 8 और ये 14, यहाँ तक आपके जो न्यूमेरिकल्स है ना पेपर में, वो पूछे जाएंगे। इन्हीं यूनिट्स में से न्यूमेरिकल आपको पेपर में आएंगे। बाकी जो यूनिट्स रह जाते हैं, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन 4 मार्क्स का है, एटम एंड न्यूक्लियाई 6 मार्क्स का है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 7 मार्क्स का है, और कम्युनिकेशन सिस्टम 5 मार्क्स का है। इन यूनिट्स में से आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल देखने को बड़े कम मिलते हैं, तो आते ही नहीं है मैक्सिमम। तो ये आपके 4 यूनिट्स हैं। तो आपको बस ये करना है कि यूनिट सभी करने हैं। ये नहीं है कि आप पूरे का पूरे यूनिट छोड़ दो। 12th का एग्जाम है, कोई छोटी मोटी क्लासेस का एग्जाम नहीं है, आपका बोर्ड का एग्जाम है। तो आप यूनिट कोई नहीं छोड़ सकते हो। बस इतना कर सकते हो कि जो ये पहले यूनिट है ना ऑप्टिक्स तक, जितने भी पहले 6 यूनिट्स, इनमें से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और इसको छोड़ देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, जितने मैंने एग्जाम देखे हैं आज तक। अच्छा, अब बात करते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो जैसे आपका पहला यूनिट है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पहला क्वेश्चन आपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने क्वेश्चन करना है कूलम्स लॉ। कौन सा क्वेश्चन करना है? कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है। और उसके बाद आपने करना है चार्ज, और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर लिखा नहीं है, पर चार्ज की प्रॉपर्टीज में वो आता है। कौन सा क्वेश्चन? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। शॉर्ट आंसर में आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। जो ये डाइपोल वाला क्वेश्चन है ना, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मतलब क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सियल लाइन और एट द इक्वेटोरियल लाइन, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला क्वेश्चन भी आपने करना है लॉन्ग आंसर में। फिर आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के साथ साथ आपने उसकी जो ये एप्लीकेशंस हैं, स्फेरिकल वाली और प्लेन शीट्स वाली, जो ये है ना स्फेरिकल शेल वाली, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ये वाली एप्लीकेशन, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये वाली भी आपने एप्लीकेशन कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पहुंच जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आपने करना है क्वेश्चन। फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन है कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। ये स्मॉल स्मॉल आपने शॉर्ट आंसर के लिए तैयार करने हैं, और डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है। फिर आ गया कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल, जो ये लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ये वाला क्वेश्चन भी करना है। फिर उसके बाद आ जाता है
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। पर आपने कौन सा करना है, विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जो आपको लॉन्ग आंसर में बड़ी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आपका दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में है, तो वो आपको उसके लिए एक्सप्रेशन निकालो कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। और डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, वेन डे ग्राफ जनरेटर। वेन डे ग्राफ जनरेटर की प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखनी है और एक सुंदर सी डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये आपने पहले यूनिट में से करना है, ठीक है। आई होप ज्यादा से ज्यादा खींच के कोई ज्यादा से ज्यादा कोई 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए होंगे, तो ये आप इतना कर लोगे तो आपके 8 मार्क्स में से मान लो 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो 7 मार्क्स का है। इसमें आपने सबसे पहले ही कौन सा क्वेश्चन करना है, ये आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करनी है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आपने मोबिलिटी की डेफिनेशन करनी है, करंट क्या होती है उसकी डेफिनेशन करनी है, करंट कितने टाइप्स की है, अल्टरनेटिंग डीसी करंट, ये करनी है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है करंट की। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है यहाँ से कौन सा, पावर की डेफिनेशन, 1 हॉर्स पावर कितना वाट होता है, 746 वाट, ये आपने कर लेनी है डेफिनेशन। फिर उसके बाद आ जाता है कौन सा, VI करेक्टरिस्टिक्स करने हैं आपने ओम्स लॉ के, लीनियर एंड नॉन लीनियर, बेसिकली ये लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की और ये आपने करनी है। फिर उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। वो वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर में आ सकता है आपको, कौन सा, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। जैसे यहाँ पे है ना एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक और ये देखो ये लिखा है रिलेशनशिप ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद इलेक्ट्रिक करंट, I = NEAVD, जो उसका आंसर आता था, ये क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद आपने शॉर्ट आंसर में करना है कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये डेफिनेशन करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, EMF क्या होता है सेल का। फिर उसके बाद आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल का, डेफिनेशन में करना है पोटेंशियल डिफरेंस, और EMF क्या होता है सेल का, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज और EMF क्या होता है सेल का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कॉम्बिनेशन करना है सीरीज और पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है सेल्स के। और हाँ, रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो वाला क्वेश्चन भी करना है। बाकी जो है छोटी छोटी डेफिनेशन पे ये आपने कर लेनी है अच्छे से, जैसे रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं, और कलर कोडिंग। कलर कोडिंग मैंने आपको समझाई है, कलर कोडिंग में क्या करना है, वो बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके वो जो उसका मेनोमोनिक्स बनाया हुआ है वहां से उसकी ट्रिक है वो आपने लर्न कर लेनी है, और ये भी आपका हो जाएगा कलर कोडिंग, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आता है कलर कोडिंग, कार्बन रेजिस्टर क्या होते हैं और कलर कोडिंग क्या होती है कार्बन रेजिस्टर्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन, किरचॉफ्स के 2 लॉज करने हैं, ठीक है। किरचॉफ्स के 2 लॉज के बाद मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। फिर इसमें से आ जाता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है और उसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन करनी है, कंपेयर कैसे करते हैं 2 सेल्स के EMF को, और मेजरमेंट कैसे करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है। किसी सेल का, अगर आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसमें आप उसकी कैसे मेजरमेंट करते हो, ये आपने सेकंड यूनिट में से करना है। चलते हैं अब अपने थर्ड यूनिट पे, जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैक्सिमम बच्चों को इस यूनिट में प्रॉब्लम आती है कि क्या करना है, तो इस यूनिट में आपको करना है बॉयल-सावर्ट्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन, फिर एम्पियर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन करना है साइक्लोट्रॉन करना है, और एक क्वेश्चन ये करना है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। इधर से ही डेफिनेशन निकल जाती है, पहले फोर्स कैलकुलेट करनी है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में, और फिर वहां पे उसकी डेफिनेशन देनी है, एम्पियर क्या होता है, करंट का जो ऐसा यूनिट है उसकी डेफिनेशन देनी है। फिर आपने करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसकी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, और हम कैसे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं शंट लगा के, और शंट होता है ना जो लो रेजिस्टेंस शंट एमोमीटर में, और कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं इसमें वोल्ट मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इधर से, इस पार्ट में से आपको क्या करना है, तो इस पार्ट में से आपको लास्ट लाइन दिख रही होगी, पैरा डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विद एग्जांपल्स, इनके एग्जांपल्स करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अफेक्ट करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर में करना है ये आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 4 पे। वहां से आपको क्या करना है, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, फैराडेज के 2 लॉज करने हैं। फैराडेज के 2 लॉज के बाद आपको आ जाना है लेंज लॉ क्या होता है, और लेंज लॉ कैसे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होती है लेंज लॉ में, ये भी आपने पढ़ा है। एडीज करंट क्या होती है और एडीज करंट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं।
सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन में जो आपने कोफिशिएंट्स निकाले थे वो करने ही करने हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में आपने क्या करना है, पीक और आरएमएस वैल्यू जो इसके एक्सप्रेशन है ये दोनों करने हैं। अल्टरनेटिंग करंट के लिए या वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, दोनों के लिए सेम ही एक्सप्रेशन आता है, सिर्फ जहां जहां पर आपका आई आ रहा है वहां वहां पर आपने ई अपान आर लिखना होता है। सेम एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन किए होंगे तो 4 एक्सप्रेशन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं एलसी ऑसिलेशंस क्या होती हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, बस डेफिनेशन आनी चाहिए कि एलसी ऑसिलेशंस क्या होती हैं। कि कैपेसिटेंस से एनर्जी कन्वर्ट होकर इंडक्टर में चल जाती है, इंडक्टर से कैपेसिटर में, तो एनर्जी ऑसिलेट ही करती रहती है बार बार, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एलसीआर, वो जो फेजर डायग्राम है एलसीआर सर्किट की, वो वाली आपने डायग्राम करनी है कि एक सर्किट लेना है जिसमें तीनों चीजें लगी हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्ट, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर लगा है, वो वाला क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं, वाटलेस करंट क्या होती है शॉर्ट आंसर के लिए, और लॉन्ग आंसर में एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर करना है इस यूनिट में से, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन करनी है, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, क्वेश्चन ये करना है। ट्रांसवर्स नेचर में आपको डेफिनेशन करनी है, क्या होता है ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको वो टेबल ड्रा करना आना चाहिए, वो ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू, या वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ड्रा करो या अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ड्रा करो, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी भी ये आपके पास रेज हैं या ईएम वेव्स हैं, इनकी आपने यूजेस करने हैं, कोई 3 4 यूजेस करने हैं, सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो यूनिट आता है ऑप्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ऑप्टिक्स का। तो इसमें आपको क्या करना है, करना है मिरर फार्मूला करना है, 4 पार्ट इसके मिरर फार्मूले के हैं, कनकेव लेंस के लिए, कनकेव मिरर के लिए, और कौन से कन्वेक्स मिरर के लिए, एक ये करना है। फिर उसके बाद आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है और उसकी एप्लीकेशंस करनी है, जैसे मिराज क्या होता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, और ऑप्टिकल फाइबर्स की एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहाँ जाना है, लेंसेज पे आ जाना है। थिन लेंस फार्मूला करना है आपको, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और लेंस मेकर्स फार्मूला करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करने हैं आपने। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हम आएंगे मैग्निफिकेशन क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डेफिनेशन करनी है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये स्काई क्यों ब्लू दिखता है, स्काई रेडिश क्यों दिखता है आपको सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद रमन इफेक्ट की डेफिनेशन कर लेनी है थोड़ी सी, कि स्कैटरिंग के बारे में बताया था सीबी रमन ने, वो आपको थोड़ा सा बताना है डेफिनेशन में। फिर उसके बाद आ जाता है ह्यूमन आई, आई का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, उसके जितने पार्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए, और आई में जो डिफेक्ट्स हैं, 4 डिफेक्ट्स आपको करने हैं। जब भी आपको डिफेक्ट्स पूछे जाते हैं तो 4 डिफेक्ट्स करने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। इन चारों डिफेक्ट्स का आपने ये बताना है कि इनमें डिफेक्ट्स होता कैसे है, नॉर्मल आई क्या होती है, डिफेक्टेड आई कैसी होती है, और उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये चारों डिफेक्ट्स आपने लिखने हैं रीजन के, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उसकी मैग्नीफाइंग पावर करनी है, और साथ में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसकी मैग्नीफाइंग पावर के लिए रिलेशन निकालना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर आ जाता है नेक्स्ट वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होता है, वेव फ्रंट, हाइजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है, और हाइजन प्रिंसिपल से आप कैसे प्रूव कर सकते हो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉज को, ये क्वेश्चन करना है। फिर उसका ये देखो लिखा भी है, प्रूफ्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2010 से लेके 2023 तक आपको यही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यही बार बार रिपीट होते हैं। इसका मतलब जेके बोस के जितने भी ये क्वेश्चन हैं वो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज बिट्स करनी है, ठीक। आप ऐसा मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है बड़ी बार कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में से एक करते हैं। ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि जब आर आता है ना तो या तो रे ऑप्टिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, और उसके साथ आर में वेव ऑप्टिक्स में से नहीं आता है क्वेश्चन, उसके साथ ऑप्शन में दूसरा जो क्वेश्चन आता है आर में वो किसी और यूनिट से आएगा। तो ऐसा नहीं हो कि आपको अगर वेव ऑप्टिक्स में से बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, वेव ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आ जाए और दूसरा आर में आ जाए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में से, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता हो तो आपका लॉन्ग आंसर चला गया। ऐसा नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वेव ऑप्टिक्स के वो करने हैं। हाइजन प्रिंसिपल करना है, हाइजन प्रिंसिपल से हम कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्रेशन निकालना है फ्रिंज बिट्स के लिए। हाँ, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं और कंडीशंस क्या है, आपने कंडीशंस पढ़ी है ना कि कब कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, ये वाली कंडीशंस के लिए एक्सप्रेशन करवाया हुआ आपको वो करना है। फिर उसके बाद आ जाओ कहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, दोनों सेम जैसे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपने करना है यहाँ से कौन सा, पोलराइजेशन क्या होती है,
फिर उसके बाद पोलराइजेशन के बाद आपको ब्रिस्टर लॉ करना है, और ब्रिस्टर लॉ के बाद मैलस लॉ, दोनों सेम है। पोलराइजेशन पढ़ोगे तो बेसिकली आप मैलस लॉ पढ़ रहे हो, मैलस लॉ करना है और ब्रिस्टर लॉ। तो पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो ब्रिस्टर लॉ ही आता है हमेशा, तो याद रखना है कि आपको पोलराइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए और ब्रिस्टर लॉ आना चाहिए। मैलस लॉ आएगा तो तब भी ब्रिस्टर लॉ ही लिख देना है, बस ऊपर हेडिंग दे देना मैलस लॉ, ठीक है। और उसके बाद हाँ, मोस्ट शॉर्ट आंसर में जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस यूनिट में से, वो ये क्वेश्चन है, बताओ कि प्लेन पोलराइड ये पोलराइड्स होते हैं जो, इनके यूजेस क्या हैं। पोलराइड्स के जो यूजेस हैं वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट के यूजेस हैं। तो याद रखना है पोलराइड्स के क्या यूजेस हैं, 3-4 यूजेस आपको आने चाहिए, एक दो, ये 2 नंबर से ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता है यूजेस ऑफ पोलराइड्स, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, जो आपका यूनिट नंबर 7। डुअल नेचर में से आपको क्या करना है, हर्ट्ज एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन करनी है, ये आपको आती है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें से आप नहीं छोड़ सकते हो, ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप करनी है, बस। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने क्या प्रूफ किया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में। जैसे इन्होंने बताया था कि जो वेवलेंथ निकाली थी डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस में, वही डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके वैल्यू निकाली थी, और आपने किया भी है। तो इधर आपको सिर्फ ये बोला गया है कि आप एक्सपेरिमेंट को छोड़ सकते हो, कंक्लूजन आपको आना चाहिए। तो कंक्लूजन आपको पता है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने वेवलेंथ निकाली थी इलेक्ट्रॉन की, जो बिल्कुल मैच कर रही थी अप्रॉक्सीमेटली किसकी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने, जो डी ब्रॉगली ने जो वेवलेंथ निकाली थी इलेक्ट्रॉन की, उसके साथ मैच कर रही थी। तो यहां से आप ये कर सकते हो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डायग्राम इसकी छोड़ सकते हो, डायग्राम और इसकी कैलकुलेशन छोड़ सकते हो, सिर्फ कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। तो कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया क्या है, कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट की थी, जो बिल्कुल सेम टू सेम आई थी किसके साथ, डी ब्रॉगली रिलेशन में जो वेवलेंथ निकाली गई थी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये इसका कंक्लूजन है। अब आ जाते हैं आपके यूनिट नंबर 8 पे, जो है एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। यहाँ पर आपको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बोहर मॉडल करना है, रदरफोर्ड मॉडल करना है, ये तो केमिस्ट्री में भी है आपका, तो आपको आता होगा ये। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करना है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है जो शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से, कि बताओ बालमर सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है, पास्चन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है, हाइमन सीरीज, ये सारी सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट में करती है, यूवी इंफ्रारेड में करती है। तो ये करना है इधर से, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको आना चाहिए, और एडवर्ग फार्मूला करते हैं ना 1/r 1/n1 - 1/n2, वैसे करके ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको आना चाहिए। और इसका जो लाइन डायग्राम है वो भी आपको आना चाहिए, स्पेक्ट्रल लाइन डायग्राम। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस का साइज। आपको पता होना चाहिए आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, रेडियो एक्टिविटी में आपको करना है कि अल्फा पार्टिकल का डिके कैसे होता है। आपको पता है कि जब अल्फा पार्टिकल किसी एलिमेंट में से निकलता है तो उसमें से क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है। बीटा, वैसे ही बीटा डिके करना है, शॉर्ट में करना है, और गामा डिके पार्टिकल्स का डिके करना है, कि कोई भी जब एलिमेंट डिके होता है उसमें से गामा पार्टिकल निकलते हैं तो क्या होता है, ठीक है। रिएक्शन आपको आनी चाहिए, 1-2 रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन वो x प्लस अल्फा जैसे हमने की थी, तो फिर विच एरो डाल के क्या आता था, x की पावर जितना भी मास नंबर में से आपको 4 माइनस कर देना था, और एटॉमिक नंबर में से z में से आपको 2 माइनस कर देना था। वो रिएक्शन आपको आनी चाहिए। इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए, कौन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स में कैसे बिहेव करते हैं, ये डिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद आ गया रेडियो एक्टिविटी डिकेला, ये भी आसान सा है। रेडियो एक्टिविटी डिकेला, इसमें आपने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी डिकेला में आपने क्या निकाला था, टाइम निकाला था। डिसइंटीग्रेशन वाला जो ये लॉ है वो आपने करना ही करना है, वो बड़ी बार एक्सप्रेशन पूछा जाता है पेपर में। फिर उसके बाद आ जाता है मास डिफेक्ट क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी रिलेशन क्या है, ये तो आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व भी आपको आना चाहिए, स्टेबिलिटी बताती है बाइंडिंग एनर्जी। और हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की एक एक रिएक्शन आपको आनी चाहिए, कि क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, एक एक रिएक्शन आपको आनी चाहिए दोनों की, और इनका डिफरेंस भी आना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो यूनिट है, यूनिट नंबर 9। इसमें से क्या पूछा जाता है बार बार, इसमें से आपको आता है एनर्जी बैंड से थ्योरी लिखने को आ जाता है कभी लॉन्ग आंसर में, कि बताओ वो जो ग्राफिकल इसकी मेरी वीडियो भी है अपलोड की हुई, कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं सॉलिड्स में, थ्योरी बतानी है आपको पूरा, कि जब डिस्टेंस हम कम करते जाएंगे तो कौन कौन से बैंड्स बनेंगे, कब ओवरलैप करेंगे ये ऑर्बिटल्स। फिर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स की डेफिनेशन बतानी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है।
उसके बाद आपने करने हैं VI करेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड में। फिर डायोड एज ए रेक्टिफायर तो करना ही करना है आपको, उसको नहीं छोड़ सकते हो आप। डायोड में जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद आपने करना है इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। कौन सा LED क्या होती है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आपका, जीनर डायोड, और जीनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, ये आपको क्वेश्चन करना ही करना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर कैसे एक्ट करता है एम्पलीफायर के लिए, और कैसे ये ऑसिलेटर का काम करता है, और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। लॉजिक गेट्स लॉन्ग आंसर में करने हैं ये तीनों क्वेश्चन। फिर आता है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपको हमेशा शॉर्ट आंसर में आएंगे। लॉजिक गेट्स में से देखो, इसके आपको मैंने PDF करवाए भी हैं ये मैंने आपको, और इसका एक अलग से क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा अभी मैं। लॉजिक गेट्स में से हमेशा आपको ये आना चाहिए, ट्रुथ टेबल आना चाहिए इनसे 5 के 5 गेट्स का, और इसके साथ आपको इनका सिंबल आना चाहिए 5 के 5 गेट्स का, और बूलियन एक्सप्रेशन जैसे होता है ना आर गेट का, y = a डॉट b, y = a प्लस b, y = a के ऊपर बार, ये आपको आना चाहिए, इनका सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन, और साथ में ट्रूथ टेबल, 3 चीजें आनी चाहिए। फिर नैंड गेट और नॉर गेट में से आपको क्या करना है, नैंड और नॉट गेट में ये तो करने ही करने हैं, सिंबल, बूलियन एक्सप्रेशन और उसके साथ ट्रूथ टेबल। इन दोनों गेट्स में आपको ये भी करना है कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है लॉन्ग आंसर में, और नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है नैंड गेट से हम इन तीनों गेट्स को बना सकते हैं, और सिमिलरली नॉर गेट से भी हम इन तीनों गेट्स को बना सकते हैं। तो इस यूनिट में से आपको यह करना है। अब आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर लास्ट यूनिट पे, ठीक है। इसमें से कोई लॉन्ग आंसर नहीं बनता है। तो पहला क्या, ब्लॉक लेवल डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम आती है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम की डेफिनेशंस में, बैंडविड्थ क्या होती है। फिर उसके बाद आपको आता है क्या, स्काई वेव, स्पेस वेव कम्युनिकेशन क्या होती है, और एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन क्या होती है, तो ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। और इनमें जो ये क्वेश्चन लिखे हैं कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो क्यों जरूरत पड़ती है, एक तो एंटी टावर का साइज मैटर करता है, और अटेन्युएशन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मॉड्यूलेशन हमें करना जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्शन और डिटेक्शन में आपको बस छोटा छोटा थोड़ा बहुत आना चाहिए, कोई आधे आधे पेज का आपको लिखना आना चाहिए। प्रोडक्शन कैसे होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, और डिटेक्शन कैसी होती है। तो ये अगर आपने सारा किया होगा ना, तो मैं आपको इतनी बात बता देता हूँ कि 65+ मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कौन से यूनिट से करने हैं और कौन से नहीं, और फार्मूला चीट मैंने आपको दिया है। देखो फार्मूले आते होंगे तो आपके न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। और हाँ, एक बात और, आप क्या करते हो, SI यूनिट्स, SI यूनिट्स आपको पूछे जाते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का क्या SI यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या SI यूनिट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या यूनिट है, SI यूनिट, ये सब आपको यूनिट्स SI यूनिट्स आने चाहिए। जितनी भी आपने क्वांटिटीज पढ़ी है ना, ये फिजिकल क्वांटिटीज, इन सब के आपको SI यूनिट्स भी आने चाहिए पेपर के लिए, क्योंकि 1-2 मार्क्स का आपको जरूर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि SI यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि टेस्ला लिखे या उसमें गॉस लिखे या वेबर लिखे। तो ये आपको मैंने इसके लिए भी आपको अलग से मैंने एक शीट दिया हुआ, और मैंने बताया भी है कि कौन कौन से आपको SI यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं 12th के लिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काम में आएगी। थैंक यू एवरीवन, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन सिर्फ देनी है, और आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, डरना नहीं है। एग्जाम तो आते जाते रहते हैं, बड़ी बार आपने एग्जाम दे दिए, 10th के आपने एग्जाम दे दिए, 11th के आपने एग्जाम दे दिए, 12th का एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होगा। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप ये मत सोचना कि हम डरते हैं, डरना नहीं है। डरना क्यों है, आपको सब आता है, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे से मेहनत करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, और मेरा नाम भी रोशन करो, ताकि कल को ये मेरे को सुनने को मिले कि मैंने आपको पढ़ाया था और सुनंदन सर ने आपको क्वेश्चन बताए थे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू एवरीवन। और अगर मेरी तरफ से कोई भी आपको कंफ्यूजन रहती है, मेरी तरफ से कोई भी और हेल्प चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में आप ऑब्वियसली कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो पेपर के अकॉर्डिंग, कोई भी आपको न्यूमेरिकल हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने 2 वीडियोस आपको बता दी हैं कि न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। थैंक यू, और टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आपका पेपर होगा, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। पहले भी बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लिए हुए हैं, 95+ मार्क्स जो लेते हैं ना, तो मेरी ही ट्यूशन से बच्चों ने लिए हुए हैं, और आपके मार्क्स भी आएंगे, इतना मैं आपके दावे के साथ प्रॉमिस है, ये मेरा हमेशा ऐसा ही होता है। और हाँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, आराम से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।